हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का 96% हिस्सा इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना है। पहले एक छोटा सा इंट्रो ले लो, उसके बाद सारी चीजें प्रूफ के साथ डिटेल में समझाऊंगा। क्या डार्क मैटर हर चीज के आर पार निकल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल निकल सकता है। और अभी भी आपके और मेरे शरीर से, हमारी पृथ्वी से, सूरज से, सभी चीजों से लगातार निकल भी रहा है। चिंता मत करो, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हर एक चीज का प्रूफ और साइंटिफिक एविडेंस आपको मिलता जाएगा। आखिर डार्क मैटर कितना भारी है? इसके पास जबरदस्त वेट है, इतना वेट जो गैलेक्सीज के बनने और घूमने की रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है। क्या साइंस डार्क मैटर को साबित कर चुकी है? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं, जिसका कारण है जिन चीजों को देखा ना जा सके उन्हें साबित करने में दिक्कत तो आएगी ही। पर डार्क मैटर को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होते हुए भी क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि डार्क मैटर की नौटंकियों पर लाइट का कोई असर नहीं होता। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरेक्ट करता ही नहीं है, ना लाइट देता है ना लाइट लेता है। तो जब ये इतनी विचित्र चीज है तो इसे साबित कैसे करेंगे? वेल, उसकी कोशिश चल रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका के मिनेसोटा में जमीन से 740 मीटर नीचे वैज्ञानिकों ने एक लेबोरेटरी बनाई है, जहां वो पिछले 10 साल से डार्क मैटर की खोज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, वैज्ञानिक सारे लैब को जमीन के नीचे ही क्यों बनाते हैं? लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जमीन के नीचे, और ये भी जमीन के नीचे। ऐसी कौन सी घुइयां छील रहे हैं वो जमीन के नीचे जो ऊपर नहीं छीली जा सकती? तो देखो, इस तरह के डेलिकेट एक्सपेरिमेंट में जमीन के ऊपर कॉस्मिक नॉइज और कॉस्मिक रेज इंटरफेरेंस पैदा करके सही रिजल्ट तो ना आने देने वाली। इसीलिए वैज्ञानिक इस तरह की लैब्स को जमीन के नीचे बनाते हैं, क्योंकि जमीन कॉस्मिक रेज को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये कॉस्मिक रेज क्या चीज है? कॉस्मिक रेज होते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जो कि लगभग लाइट की रफ्तार पर हमारे सोलर सिस्टम और सूरज से धरती की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ज्यादा टेंशन मत लो, इनमें इतना दम नहीं होता कि ये इंसानों का चैप्टर निपटा सके। कुल मिलाकर अंदाजे के लिए इसे एक्सरे ही समझ लो। वैसे ज्यादातर ये उससे भी कमजोर होती हैं। अब आता है एक सवाल, आखिर ये नाम डार्क मैटर कब पड़ा और वैज्ञानिक इसकी कब से तलाश कर रहे हैं? देखो, एडविन हबल ने टेलीस्कोप की मदद से ये पाया कि आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में अकेली गैलेक्सी नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत तेज रफ्तार में दूर होती जा रही हैं। और कमाल की बात ये थी कि उनके दूर जाने की रफ्तार कांस्टेंट नहीं थी, बल्कि लगातार बढ़ रही थी। यानी कोई अनजानी ताकत गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही थी। और दूसरी हैरान करने वाली बात ये थी कि ये अनजानी ताकत गैलेक्सीज का आकार बड़ा नहीं कर रही थी, बल्कि गैलेक्सीज के बीच में जगह बना रही थी। अब ये सब देखकर एडविन हबल ने मार्केट में हल्ला मचा दिया। तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई ना कोई ऐसा मैटर है जो बाकी सारे मैटर को ये बता रहा है कि तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, और कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो मैटर के इस झुंड यानी गैलेक्सीज के बीच में जगह बना रही है, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब वैज्ञानिकों की कम्युनिटी में इस नई चीज के बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की आग में घी डालने का काम करा स्विट्जरलैंड के एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विकी ने। उन्होंने एक कोमा क्लस्टर को ऑब्जर्व किया। वेट, ये कोमा क्लस्टर क्या बवाल है? अरे कोमा क्लस्टर होता है हजारों पहचानी जा चुकी गैलेक्सीज का झुंड। अगर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये बहुत कॉमन टर्म है। तो फ्रिट्ज विकी ने जब कोमा क्लस्टर को ऑब्जर्व किया यानी अध्ययन किया, तो उसने उनके होश उड़ा दिए। तो ऐसा उन्होंने क्या देख लिया, ये बताने से पहले जरा एक उदाहरण देखो। एक पल के लिए ये मान लो कि कोमा क्लस्टर में सारी गैलेक्सीज एक जगह पर रुकी हुई हैं। तो आपके हिसाब से वहां क्या होगा? होना क्या है? ग्रेविटी आजू बाजू चढ़ाते हुए सारी गैलेक्सीज को अंदर खींच लेगी। बात बिल्कुल लॉजिकल है। गैलेक्सीज के मास से उत्पन्न हुई ग्रेविटी सारी गैलेक्सीज को एक जगह खींच लेगी, और जिसका कारण है ग्रेविटी का अट्रैक्टिव नेचर। तो अगर ग्रेविटी गैलेक्सीज को कोलैप्स करा सकती है, यानी एक दूसरे में सिकोड़ सकती है, तो एक दूसरे से दूर जाती हुई गैलेक्सीज एक्सपेंड होकर दूर निकल जानी चाहिए। लेकिन अगर गैलेक्सीज अपने बनने के 800 मिलियन ईयर्स बाद भी अलग नहीं हो पाई हैं, तो यहां से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि मोशन की एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कोई ना कोई बैलेंस तो जरूर है। अब फ्रिट्ज विकी ने खुजाया अपना सर और जलाई दिमाग की बत्ती। उन्होंने सोचा, चाहे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही मास पर निर्भर करेंगी। तो चलो गैलेक्सीज का मास निकालते हैं। अब इस काम के लिए अपने वैज्ञानिक के पास थे दो ऑप्शन, या तो गैलेक्सीज का मास उनकी रेडियल वेलोसिटी की मदद से निकल सकता था या फिर उनकी लुमिनोसिटी की मदद से। परेशान मत हो, सब समझ में आ जाएगा। तो गैलेक्सीज के मास से उनकी वेलोसिटी को निकालने के लिए फ्रिट्जविकी ने इस्तेमाल किया वीरियल थ्योरम का। अब ये फॉर्मूला कहां से आ टपका? तो वीरियल थ्योरम को आर क्लोसियस ने 1870 में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पर स्ट्रेस टेंसर्स के असर को समझने के लिए बनाया था। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के डेरिवेशंस पर तो बिल्कुल ना जाने वाला, इंटरनेट पर खोजोगे तो जरूर मिलेंगे जो आसानी से तो समझ में ना आने वाले, और जिन्हें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है तो उनका काम मैंने कर दिया है, स्क्रीन पर फॉर्मूला चिपका दिया है। अब विकी ने वीरियल थ्योरम की मदद से मास निकालने के बाद लुमिनोसिटी मास रिलेशनशिप से भी क्रोमा क्लस्टर का मास कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी, एस्ट्रोफिजिक्स में इसका भी रिलेशनशिप मौजूद है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। जब उन्होंने दोनों मास को एक दूसरे से डिवाइड किया तो उन्होंने ये पाया कि ग्रेविटेशनल मास लुमिनस मास से 100 गुना ज्यादा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही चीज के मास को दो अलग अलग तरीके से नापने पर दो अलग वैल्यू कैसे आ सकती हैं? ये तो असंभव था। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था अगर न्यूटन और आइंस्टाइन के नियम गलत हों तो, यानी न्यूटन और आइंस्टाइन दुनिया को चूना लगा गए। अरे घबराओ मत, अब आप तो मेरी तारीफ करोगे नहीं तो थोड़ी सी मैं खुद ही कर लेता हूँ। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की पूरी पोल पट्टी खोलूंगा। अरे टेंशन काय को लेते हो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा सब कुछ। अगर हम मान ले कि न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों बिल्कुल सही थे तो भैया अब एक ही ऑप्शन बचता है कि गैलेक्सीज के पास विजिबल मास के अलावा भी कोई और मास मौजूद है। अब ये मास विजिबल मैटर से तो नहीं बना, तो ये किससे बना है? फ्रिट्जविकी की ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हुआ? जमीन के नीचे बनाई गई उस लैब में क्या निकला? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।